हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। 14 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। 14 जुलाई के करंट अफेयर्स में अब स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ पहले, और न्यूज़ को मैं बाद में देखूँगा। कि इसमें पहला क्वेश्चन देखता हूँ। अभी सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखता हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है। बताइए, UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसको नियुक्त किया है। आपको बता दूं, जो ये UNHRC है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी यह मानवाधिकारों से संबंधित है। और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। 15 मार्च 2006 को। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और यह जब मानवाधिकारों का कहीं पर उल्लंघन होता है तो उनके बारे में सूचित और अपनी सिफारिशें देने का इसका कार्य है। और इसके जो सदस्य हैं, कुल 47 सदस्य हैं इसमें। और इनका जो चुनाव होता है यूनाइटेड नेशन जो महासभा असेंबली है उसी के द्वारा होता है। आगे और इसमें तो UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य बनाया है वृंदा ग्रोवर को। किसको? वृंदा ग्रोवर को। आगे न्यूज है इसमें कि किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है। प्रोजेक्ट वेव के लिए बताइए किसने किया है प्रोजेक्ट वेव के लिए। ये जो प्रोजेक्ट वेव है ये इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है प्रोजेक्ट वेव। और इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट वेव शुरू किया गया है। और यह जो बैंकिंग संबंधी सुविधाएं हैं वो ग्राहकों को देने के लिए शुरू किया गया है। आगे न्यूज है इसमें कि NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। NGT का यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो इसके बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह जो पर्यावरण से संबंधित उसके संरक्षण के बारे में कार्य करता है। और इसका जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है SK सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है। आगे न्यूज है इसमें SpaceX को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है। SpaceX को यह दिया है मंगोलिया ने। SpaceX के बारे में बता दूं कि यह अमेरिकी कंपनी है। और इसके जो CEO और इसके फाउंडर हैं वो एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इस SpaceX का एक फेमस रॉकेट है फाल्कन 9 जो विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसकी क्षमता जो है लियो में और मियो में ले जाने की क्षमता है। पेलोड 70 टन तक ले जा सकता है ये, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और ये जो एलन मस्क हैं ये टेस्ला कंपनी के भी वो CEO हैं। आगे देखते हैं इसमें कि हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है। DGCA, इसका मतलब है DGCA का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने किया है EASA के साथ, यानी यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी इसका मतलब है EASA का। EASA के बारे में बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2002 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कोलोन जर्मनी में है। ठीक है। EASA का मुख्यालय जर्मनी में। आगे है इसमें कि हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है। तो चुनावी सहयोग के लिए समझौता किया है पनामा ने। पनामा के बारे में बताऊं कि पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा सिटी है इसकी राजधानी। और यह उत्तरी अमेरिका का देश है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका देश है। और इसी के बीच से निकलती है पनामा नहर निकलती है, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आगे न्यूज है इसमें हाल ही में किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है। काकरापार ये बनाई जा रही है गुजरात राज्य में। और इसमें सहयोग करने वाला देश है कनाडा की एक कंपनी है, वो सहयोग कर रही है इसमें। और आपको बता दूं कि जो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो तारापुर में स्थापित किया गया था। USA की मदद ली थी इसमें। और सबसे पहला तारापुर में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम है नरोरा में है वो, और गंगा नदी पर है। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का
कौन सा राज्य सबसे MFI बाज़ार बना है? भारत का सबसे MFI बाज़ार बना है तमिलनाडु को पीछे छोड़ करके। MFI का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यह एक वित्तीय संस्था है। आपके बारे में बता दूं कि इसके दो जो अध्यक्ष हैं इस टाइम, शायद मैं भूल रहा हूं, आपको पता हो तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इसके कौन है, ठीक है। और इसको पीछे छोड़ करके तमिलनाडु को ये आगे पहले नंबर पर आ गया है कर्नाटक, ठीक है। सबसे बड़ा MFI कर्नाटक बनाया। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। ओपन काइलिन चीन ने। आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता देता हूं कि नवंबर 2022 में जो सुपर कंप्यूटरों की सूची जो जारी की गई थी, उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। फ्रंटियर यह USA का है और इसकी जो स्पीड है पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड इसकी 1102 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है। और इसके बाद जो जापान का है, जापान का इससे पहले दुनिया का सर्वश्रेष्ठ था फुगाकू, वो दूसरे नंबर पर है जिसकी 422 पेटाफ्लॉप्स है। और भारत का देखा जाए तो भारत का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI, और यह भारत का सबसे शक्तिशाली है परम सिद्धि AI। और इसका जो विश्व में स्थान है 120वां स्थान है परम सिद्धि का। और इसकी भी स्पीड देखा जाए तो 4.62 पेटाफ्लॉप्स है, भारत का जो सबसे शक्तिशाली है। और जो दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई थी उसमें भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों ने स्थान पाया था। आगे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? बताइए किसने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार में से ही एक झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। आगे न्यूज है कि हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? जो रूस की कंपनी है ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट, इसमें कौन शामिल हुए हैं भारतीय? इनका नाम है GK सती, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपके सामने ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देख लेता हूँ 14 जून के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में, और इसमें शुरुआत करता हूँ पहले राष्ट्रीय समाचार के साथ कि PM मोदी ने देवघर हवाई अड्डे और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने देवघर में हवाई अड्डे और कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो देवघर के बारे में बता दूं कि यह झारखंड में स्थित है, और यहीं पर जो श्रावणी मेला वहाँ का प्रसिद्ध मेला है वो आयोजित किया जाता है। और बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी यहीं पर है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का आधिकारिक उद्घाटन और आधारशिला रखी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी देवघर से संबंधित। और ये जो झारखंड है इसकी राजधानी रांची है, देवघर झारखंड में स्थित है, और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड का। आगे दूसरी न्यूज़ है इसमें कि भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका 2023 चालू किया गया है। यानी भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका 2023 चालू किया गया है, यानी अभी ये चालू नहीं किया गया है, यानी इसके बारे में कहा गया है कि 2023 में ये चालू हो जाएगा। जो सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उनके द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ही किया गया है, ये समझो। और उनके द्वारा कहा गया है कि यह 2023 में बन करके चालू हो जाएगा। और यह द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे यानी स्वर्णिम चतुर्भुज की दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई शाखा का हिस्सा है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो दिल्ली जयपुर अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है, और मुख्य सड़कों पर दबाव कम हो जाएगा इसके द्वारा। और यह 16 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। आगे तीसरी न्यूज़ है इसमें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने रजत जयंती पर प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। आगे इसमें देखते हैं कि भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती ने अपने रजत जयंती में 11 जुलाई 2022 को अपने नए लोगो का अनावरण किया है, ठीक है। तो ये प्रसार भारती का ये नया लोगो है, इसे देख लो, इसका अनावरण किया है।
आगे न्यूज है इसमें कि निफ्ट पंचकुला का आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। निफ्ट पंचकुला का इसमें बता दूं कि पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा खोला गया है। और इसके बारे में बता दूं कि ये जो पंचकुला है हरियाणा राज्य में पड़ता है, जिसमें पहले नंबर के तो खेलो इंडिया गेम 2018 में नई दिल्ली में हुए थे, और ये चौथे नंबर के थे 2021 में जो हुए थे खेलो इंडिया गेम, ये पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और 5वें नंबर के मध्य प्रदेश में हो गए। आगे देखते हैं निफ्ट पंचकुला, ये भी हो गया। आगे रायटेल के CMD पद के लिए संजय कुमार की सिफारिश की गई है। रायटेल के MD पद के लिए संजय कुमार की सिफारिश की गई है। सार्वजनिक कंपनी है उद्यम चयन बोर्ड यानी PISB ने संजय कुमार को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चुना है। आगे न्यूज है प्रतीक पोटा को एडवेंट इंटरनेशनल द्वारा यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रतीक पोटा को एडवेंट इंटरनेशनल द्वारा यूरेका फोर्ब्स का। आगे प्रतीक पोटा को PE फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपने पोर्टफोलियो कंपनी में से एक यूरेका फोर्ब्स को चलाने के लिए नियुक्त किया है। यह प्रतीक यूरेका फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में शामिल होंगे। एडवेंट के प्रबंध निदेशक हैं साहिल दलाल। अर्थव्यवस्था से संबंधित आगे न्यूज कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 7.01% पर रहेगी। जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है वो जून में 7.01% रही है। आगे देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में कम होकर 7.01% हो गई है, जो पिछले महीने में 7.04 थी। ठीक है, तो इसमें कमी आई है। आगे ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी मुद्रास्फीति की जो दर है वो उसकी सूची दी गई है। इसमें देखते हैं कि जनवरी में ये खुदरा मुद्रास्फीति 6.01% रही थी, फरवरी में 6.04%, मार्च में 6.95% और अप्रैल में 7.79%, और मई में बढ़ कर के ये उससे कम होकर के 7.04% हो गई, और जून में 7.01% हो गई, यानी अप्रैल में सबसे ज़्यादा थी ये 7.79%। आगे न्यूज है इसमें इस वर्ष 1 अक्टूबर को कागज़ आयात निगरानी प्रणाली क्रियान्वित होगी। इसमें देखते हैं कि पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रमुख कागज उत्पादों के लिए आयात नीति को मुफ्त से PIMS के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त में बदलकर की गई थी। आगे न्यूज देखते हैं पहली वेब टेलीस्कोप छवि से बिग बैंग के बाद बनी सबसे पुरानी आकाश गंगाओं का पता लगाया है। यानी पहले जो टेलीस्कोप था वेब टेलीस्कोप, उसकी छवि से बिग बैंग के बाद बनी सबसे पुरानी आकाश गंगा का पता चला है। आपको इसमें ये जो वेब टेलीस्कोप है इसके बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना जो है नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA और कनाडा स्पेस एजेंसी यानी CAA के संयुक्त मिशन के तहत इसको विकसित किया गया था। और इसका जो आगे संभावना जताई जा रही है कि यह जो हब्बल टेलीस्कोप है उसका स्थान ले सकता है ये। और जो ये बिग बैंग सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। और यह जो सिद्धांत था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था, और इसी को सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत इसी को माना जाता है। और इसकी जो व्याख्या है आगे चल कर के एक और वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट वैगनर, उनके द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई थी, 1967 में दी गई थी रॉबर्ट वैगनर के द्वारा। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं इसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक पूर्व अवलोकन कार्यक्रम में जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली छवियों में से एक जारी की है। और नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप की यह पहली छवि सुदूर ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे तेज अवरक्त छवि है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, और मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। और अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है, और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं। आगे है इसमें
कि जॉनी बेयरस्टो और मारिजेन कैप को जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। जॉनी बेयरस्टो और मारिजेन कैप को जून के लिए आईसीसी प्लेयर चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी आईसीसी ने जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा कर दिया। जॉनी बेयरस्टो और मारिजेन कैप को। आईसीसी की स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं और आईसीसी के सीईओ जियोफ एर्नांडेस हैं और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आगे इसमें न्यूज के आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। आगामी जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं उसके लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। जो पिछले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कांस्य पदक जीता था क्योंकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है, जो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में रहेंगे। बर्मिंघम में होने वाले हैं ये राष्ट्रमंडल गेम जो हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड का शहर है और जो इसमें गेम होंगे ये राष्ट्रमंडल खेल कुल 22वें नंबर के खेले जाएंगे। ठीक है, आगे न्यूज है इसमें जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार को प्रदान किया गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सन्मार समूह के उपाध्यक्ष नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर पुरस्कार दिया है। आगे महत्वपूर्ण दिन से संबंधित है कि विश्व पेपर बैग दिवस 2022 12 जुलाई को मनाया गया है। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 12 जुलाई को, और यह हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं श्रद्धांजलि से संबंधित है कि जेम्स बॉन्ड थीम के लिए मशहूर ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और निर्माता अल्बर्ट क्यूबी ब्रोकोलो ने उन्हें पहली बार जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम दिया था। आगे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान बैरी सिंक्लेयर का निधन हो गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे बैरी सिंक्लेयर। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व कप्तान बर्ड सटक्लिफ और जॉन आर रीड के बाद टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज थे। आगे देखते हैं इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर अनुपालन के लिए RWA को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं मनीष सिसोदिया, उसने संपत्ति कर अनुपालन के लिए RWA को पुरस्कृत किया है और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और मनीष सिसोदिया तो उप मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं कि उपराज्यपाल LG यानी VK सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद उसकी संपत्ति कर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आगे देखते हैं कि AAI लेह हवाई अड्डे को देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। जो लेह का हवाई अड्डा है AAI उसे कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। जो लेह हवाई अड्डा है उसे कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। भारतीय विमानन प्राधिकरण लेह हवाई अड्डे को कार्बन तटस्थ बनाने के रूप में कार्य किया जा रहा है, जो भारत में पहला है। हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में सौर शिविर संयंत्र एक थियोथर्मल सिस्टम प्रदान किया जाएगा। यानी कार्बन तटस्थ से मतलब समझ लो कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना ही उसका अवशोषण हो जाएगा, तो कार्बन की मात्रा यहाँ पर नहीं बढ़ेगी और प्रदूषण मुक्त होगा ये। और इसमें देखते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1995 को की गई थी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं संजीव कुमार हैं। आगे देखते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ 14 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे लगे, और क्वेश्चन भी डिस्कस किए, वो क्वेश्चन बताओ कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल 15 जुलाई के करंट अफेयर्स में मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए। बाय।